already that there are people across the India, and also I'll make sure that everyone is understanding me. For that purpose, I'll be speaking in Hindi, as I'm thinking, I'm guessing that everyone is comfortable with Hindi. So still, anyone if has anyone issue, they can let us know in chat section. So accordingly, we can explain to you guys. And yeah, again, as Pankaj has introduced me, I'll just brief you about that. Yeah, I did my graduation from Bombay College of Pharmacy, and then I went to Naipur Mohali, where I did my masters in pharmacology. So uh, अब बात करते हैं कि तुम लोगों की जो जर्नी होती है, सब लोगों को पता होता है कि हम आगे क्या करना है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, कुछ लोग बाकी कुछ जॉब्स के लिए देखते हैं। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज हम लोगों को एक चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा, वो है कि हम सच में क्या करना चाहते हैं। क्या हमको रिसर्च पसंद है, या हमको एक्चुअल फार्मा पसंद है ही नहीं, हमने सिर्फ ऐसे ही फार्मा जो है फार्मा फील्ड में ज्वाइन किया था, बट अब ज्वाइन किया है तो आगे के ऑप्शन क्या है। तो व्हाट आई पर्सनली फील, जो फार्मा का रेपो है इंडिया में या फिर स्टैंडर्ड है, वो फिलहाल के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री है। बट हमको अगर पे स्केल के बारे में या फिर एक ओवरऑल हमारे व्हाट वी से जनरलाइज स्टैंडर्ड को अगर हमको अपलिफ्ट करना होगा, तो एजुकेशन ले। सो फॉर दैट जीपैट देके अच्छे कॉलेजेस में एनरोल करना, और उसके बाद में नाइपर में एनरोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे तुम लोगों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। सो इन दैट वे पर्टिकुलरली फिलहाल मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हाउ यू शुड फोकस ऑन जीपैट इनिशियली। लेटर विल टॉक अबाउट नाइपर एग्जाम, एंड एज वेल एज इन जनरल कुछ तुम लोगों को क्वेरीज होंगी तो वो उसके बाद में सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। या सो बेसिकली विल स्टार्ट विद द जीपैट। पर्सनली बहुत लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई कब स्टार्ट की, एज वेल एज कुछ लोग पूछते हैं कि इसके लिए ट्यूशंस लगानी चाहिए, बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए। तो मैं तुम लोगों को एक जिस मेरा किस्सा बताता हूँ कि मैंने जो जीपैट की प्रिपरेशन थी, there is a question from Manisha Zadav that please Naipar के लिए ecology के लिए, so I'll tell you briefly about that later. First I'll cover the GPAT part. So मैंने जो GPAT की प्रिपरेशन थी इनडायरेक्टली, वो मैंने 11th और 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दी थी। तो ये बात कैसे, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि तुम्हारा जो जीपैट का पेपर होता है वो सिर्फ फार्मा बेस्ड नहीं होता है। तुम लोगों को 11th-12th के बेसिस के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है तुमको इन ऑर्डर टू गेट मैक्स, इन ऑर्डर टू सिक्योर मैक्सिमम स्कोर इन जीपैट। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी का डिसाइड नहीं होगा जीपैट करना है कि कुछ और बाहर जाना है, जीआरई करना है, एमबीए करना है, या फिर बीफार्म के बाद ही सीधा जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना है। तो एक बात मैं बोलूंगा, मेरा 3rd ईयर तक कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे जीपैट करना है, एमबीए करना है, बाहर जाना है, नथिंग नथिंग एट ऑल। मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या करना है। जस्ट हाँ, ये पता था कि कुछ तो बाद में आगे करना ही पड़ेगा। सो इन दैट वे मैं तुम लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि अभी तुम लोगों का डिसाइडेड नहीं होगा, इट्स टोटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। सेकेंड बात आती है कि अभी स्टार्ट करते हैं जीपैट प्रिपरेशन के लिए। तो आई डोंट नो तुम लोगों में से कितने लोग कैसे पढ़ाई करते हैं और फिर उनका तरीका क्या है। वन थिंग आई लेट यू नो फॉर श्योर कि जैसे एक एग्जांपल लेके मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि केमिस्ट्री में सपोज एक क्वेश्चन आया था जीपैट में हम लोगों को कि कौन सी रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन से होती है और कैनेज-हारो रिएक्शन कौन सी इससे होती है। तो ये सब तुम लोगों ने 12th में भी पढ़ा था केमिस्ट्री में, सेकंड थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। बट अनलेस एंड अनटिल यू नो द कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब कैसे वर्क करती है वो रिएक्शन, क्यों होती है वो रिएक्शन, तो उसमें जिस जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन होता है। सो छोटी सी बात थी, बट अल्टीमेटली कंसेप्ट्स के ऊपर बहुत रिलाई करना है। अब मैं तुम लोगों को बहुत वेगली बता रहा था, अब मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं एट एनी कॉस्ट। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि एग्जाम्स के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। ऑनेस्टली मैंने
जीपैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की दिसंबर 2017 में, और मेरा जीपैट का अपीयरेंस था जनवरी 2018 में 21 को। सो इन ऑल मेरे हाथ में मैक्स टू मैक्स 50 डेज थे, 60 डेज थे। सो मैं तुम लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम लेट स्टार्ट करो, कि गेट मी दिस राइट, कि ऐसा कुछ नहीं है कि लेट स्टार्ट करो। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैंने दिसंबर में स्टार्ट करके भी मेरा जीपैट में 95th रैंक आ गया था। सो इट्स नॉट अबाउट कि तुम कितना पढ़ते हो, पोर्शन या क्वांटिटी कितनी है वो मैटर नहीं करती है, मैटर करता है तुम कैसे पढ़ते हो। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों के कंसेप्ट्स कितने तुम ग्रास्प कर रहे हो और समझ रहे हो। छोटी छोटी चीजें जैसे फार्माकोलॉजी के लिए भी देखेंगे हम, तो फार्माकोलॉजी में सपोज सपोज कोई भी पर्टिकुलर एक्शन हो रही है किसी ड्रग की, तो वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इसका कंसेप्ट तुम लोगों के दिमाग में होना चाहिए बहुत अच्छे से। कि सपोज डोपामिन रिसेप्टर है या फिर कोई और रिसेप्टर है, कोई एंजाइमेटिक एक्शन, कॉम्पिटिटिव, नॉन अनकॉम्पिटिटिव रिएक्शंस क्या होती है एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में, इनको तुम बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस कभी-कभी एग्जाम्स में पूछे भी नहीं जाते, बट व्हेन यू नो द कांसेप्ट यू कैन अप्लाई द कांसेप्ट। लाइक तुम लोगों को अगर पता है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात बोलूंगा कि स्पेशली लड़कियों को अगर पता है कि रोटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए जो आटा गूंदना पड़ता है वो सॉफ्ट होना चाहिए, अगर ये बेसिक चीजें पता है ना, उसके बाद में रोटी बनाने तक की प्रोसेस तुम पूरी कर लेते हो। अब रोटी अच्छी कब बनती है, प्रैक्टिस से बनती है। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट अगर तुमको पता ही नहीं है रोटी कैसे बनानी है, उसके गूंदना पड़ता है और आटा कौन सा यूज करना है, तो रोटी बननी ही नहीं है। फिर तो क्लियर होगा कि रोटी बनानी कैसी है, तो एटलीस्ट तुम रोटी बना पाओगे। और थर्ड थिंग है कि अच्छी और गोल रोटी, लाइक श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैप नहीं बनाना है, तो उसके लिए तुम लोगों को उसकी प्रैक्टिस चाहिए। पहले पहले सबका ऑस्ट्रेलिया ही बनता है और सबका श्रीलंका ही बनता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बहुत लोग स्ट्रेस करते हैं इस चीज के ऊपर कि मेरा स्कोर बहुत कम है, मेरा नॉलेज बहुत कम है, मेरा अंडरस्टैंडिंग कम है। यू नो, अंडरस्टैंडिंग कम ज्यादा ऐसे डिफाइन मत किया करो तुम लोग। तुम ये देखो कि मुझे इतना पता है, सपोज मुझे सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पता है, मुझे बायोलॉजी पता है, डिफाइन करो मुझे ज्यादा, बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो तुम्हें मिलता है। सो ये हो गई फर्स्ट बात, कंसेप्ट्स क्लियर रखो। सेकंड बात, जब भी प्रोफेसर कुछ भी पढ़ाते हैं वो तुमको यूजलेस लगे, तुमको समझ में ना आए, सुनो। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा, जीपैट में एक क्वेश्चन है हमको, which of the following the false statement regarding इबोला वायरस। मतलब नीचे में से निम्नलिखितों में से कौन सी चीज ऐसी है जो गलत है। उसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे। तो एक बार हमारे एक प्रोफेसर थे, हेलो, तो हमारे एक प्रोफेसर ने ऐसे ही एक बार गप्पे 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 मारते हैं, जैसे प्रोफेसर अच्छी आदत होती है वो, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इबोला जो है वो नाइजर रिवर के वहां पे हुआ है, इबोला रिवर ऐसा वैसा उन्होंने कुछ चीजें बताई। और वो चीज मुझे जीपैट के टाइम पे याद आ गई कि उन्होंने ये चीजें बताई थी। ऑटोमेटिकली थर्ड चीज को मैं इलिमिनेट कर पाया कि ये ऑप्शन है और ये गलत है। बहुत छोटी चीज लगती है जो रैंडम चीज बता रहा था। आई एम रियली सॉरी, किसी का तो माइक चालू है, तो प्लीज मेक श्योर कि तुम माइक ऑफ करो। कुछ लोगों का माइक आई गेस है ऑन, तो आई जस्ट कि इट्स बेटर इफ यू गाइस ऑफ योर माइक। या थैंक यू सो मच। सो द थिंग इज कि तुम लोग जो सुनते हो, टीचर्स जो बताते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आई गेस ये बचपन से सब लोग बताते आ रहे हैं तुम लोगों को, हर टीचर हर प्रोफेसर, आगे बैठा करो, टीचर्स की तरफ ध्यान दिया करो। मैं भी कन्वेंशनल चीजें तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा। कंसेप्ट क्लियर करो, टीचर्स की बातें सुनो, और फिर थर्ड थिंग है प्रैक्टिस करो। जीपैट एग्जाम जो है उसका पैटर्न मुझे अभी क्या है एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट मेरे पैटर्न के हिसाब से मैं तुम लोगों को बताता हूँ। 125 क्वेश्चंस थे, 2 घंटे 3 घंटे थे कुछ तो हम लोगों को। तो बात ऐसी होती है ना कि तुम लोगों को वेटेज डिसाइड करना पड़ता है कि किस चीजों को तुम कितना टाइम दोगे। अब एक बात है कि कौन से सब्जेक्ट को हमको फोकस करना है। अब जीपैट जो है वो कोग्नोसी, कोलॉजी, मेडिकेमिक्स और एनालिसिस, इन 5 बेसिक सब्जेक्ट्स पे मेनली फोकस करती है।
और जो अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स और मे बी बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ये जो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट्स है, इनके ऊपर कंपैरेटिवली कम फोकस होता है. इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि तुम वो वेटेज दे. लास्ट ईयर से शायद पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जाम का, और तुम लोगों को सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चंस आते हैं. तो उससे तुमको बेनिफिट ये है कि तुम असेस कर सकते हो कि किस चैप्टर में से या फिर कहाँ से वेटेज ज्यादा है. फर्स्ट बात. सेकंड है, मैं तुमको फिर से बोलूंगा, पहले एक बार अब बुक्स को भी अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मेरे सजेशन में इनामदार वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट बुक है, बिकॉज उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और उसमें ही एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन दैट वे. पहला हो गया इनामदार. सेकंड बुक है पियर्सन. पियर्सन जो बुक है वो यूज कर सकते हो तुम. और मैंने ये दो ही बुक पढ़ी थी. अब ये दो बुक में से तुमको एक बार पूरा स्टडी कर लेना है. कभी कभी एक बात है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़ना है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, सब कुछ पढ़ना है. इट इज नॉट नेसेसरी, गाइस. तुमको ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे एनाटॉमी में ब्लड चैप्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो तुमको ये देखना है कि ब्लड टॉपिक पे तुमको कितना फोकस करना है. तुम बोन के ऊपर या फिर स्केलेटल मसल्स के ऊपर टाइम वेस्ट करोगे तो दैट इज यूजलेस. तो तुम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है कि मुझे किस चीज को कितना टाइम अलोकेट करना है. ये हो गई सेकंड बात. कि तो ये कुछ चीजें थी. अब मैं तुम लोगों को इसका तुम कैसे कर सकते हो ये बता दो. फर्स्ट स्टार्ट करो, तुम करना स्टार्ट करो. मैं बात करूंगा, सेकंड ईयर से गुडमन गिलमन पढ़ता था, जस्ट मुझे क्यूरियोसिटी थी इसलिए. अब क्या है, जैसे तुम सपोज रैंगनडेल से पढ़ोगे, तो रैंगनडेल से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तुमको? रिसेप्टर फार्माकोलॉजी और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस. ये जो दो चीजें हैं, ये रैंगनडेल में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है. अगर तुम इसमें जाओगे अपने गुडमन गिलमन में, तो कुछ टॉक्सिसिटी रिलेटेड इश्यूज और रिसेप्टर अगेन बहुत प्यारे तरीके से वहां पे इलाबरेट किए हुए हैं. और बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम केडी त्रिपाठी यूज कर सकते हो. अब इनिशियली ये तुमको एनीवे एग्जाम में आता ही है, तो तुमको पढ़ना ही पड़ता है. तो ये एक बार सब चीजें अच्छे से पढ़ के रखो. सेकंड, उसको कंसेप्चुअलाइज करो. तो एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ. पहली बात क्या करनी है हमको? हमको पहले करना है कि हर टेक्स्ट बुक पढ़नी है 5 मेन सब्जेक्ट्स के लिए. उसके बाद में हमको करना है कंसेप्ट क्लियर करना है, समझ के लेना है. जो भी पढ़ा वो सिर्फ वेगली नहीं पढ़ना है कि ऐसे पढ़ लिया मैंने, अब मुझे याद तो कुछ है नहीं. मैंने लाइक मोस्ट ऑफ दी लोग मराठी है, तो मैं ये बोलूंगा की पुढचं पाठ आणि मागचं पाठ असं नका होऊ देऊ. सो दैट वे अंडर कंसेप्ट क्लियर रखो. फिर थर्ड थिंग है इनामदार, पियर्सन, ये दोनों चीजें करो. और फाइनल चीज है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. जितने क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं उतने सॉल्व करो. उससे तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आता है. जब तक तुम बुक कर रहे हो, उसका आंसर नहीं पता, तुमने पीछे जाके देख लिया उसका आंसर क्या है, तो इनडायरेक्टली हम खुद से ही झूठ बोल के वहां पे खुद को तसल्ली दिला देते हैं. बट मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कौन से सब्जेक्ट में वीक हो वो तुम लोगों को समझ जाता है. मोस्ट ऑफ द लोगों का मैंने ये रिएक्शन देखा है कि वो केमिस्ट्री से बड़ा डरते हैं, उनको समझती नहीं है वो. व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन वी फियर केमिस्ट्री? द थिंग इज, हम कभी केमिस्ट्री को समझते नहीं है, उसको विजुअलाइज नहीं करते. हम ये कभी विजुअलाइज नहीं करते कि कार्बन, सपोज कार्बन का एटम ऐसा दिखता है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो कैसे शेयर करता है, वो कैसे अटैक करता है. ये कोई चीजें हम विजुअलाइज नहीं करते, हम सकते हैं. इंडियन सोसाइटी में एक बहुत गंदी आदत है, रट्टा मार. कुछ नहीं आया बाय हार्ट करो, एंड दैट इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी. मैंने जीपैट के लिए 2 महीने ही पढ़ा, बट फिर भी मेरे इतने अच्छे स्कोर आए. इसका टोटल क्रेडिट मैं देता हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर से जो भी पढ़ता था उसको कंसेप्चुअली समझ के लेता था. सो मुझे लॉन्ग टर्म में पता था. जैसे मैंने तुम लोगों को रोटी का एग्जांपल दिया, कोई भी चीज देखो तुमने, अगर तुमको साइकिल चलाना आता है तो तुमको मोटरसाइकिल चलाना डिफिकल्ट नहीं होता है, और मोटरसाइकिल आती है तो तुमको कार चलाना डिफिकल्ट नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. सो 4 स्टेप मैंने जीपैट के लिए तुमको बता दिए. अब पहले नॉर्मल टेक्स्ट बुक पढ़ो. सेकेंड थिंग, तुम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो. थर्ड थिंग, जो उसकी स्टडी मटेरियल है जीपैट का, ये I'm not audible. Is that case for everyone?
सबको सुनाई नहीं दे रहा है? ऑडिबल। ओके। आई वुड सजेस्ट जो भी है अभी फिलहाल एक बार खुद की ऑडियो सेटिंग कर ले सो दैट तुमको इशू ना हो। कमिंग बैक टू जीपैट थिंग, ये हो गया तुम लोगों का जीपैट प्रिपरेशन। अब सब लोगों को होता है कि सर मैं ट्यूशन लगाओ कि नहीं। दैट सोलली डिपेंड्स ऑन यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तुमको मेहनत खुद से करना होता है तो ट्यूशन मत लगाओ। तुमको लगता है नहीं मुझे वो हैमरिंग चाहिए होता है तो ट्यूशन लगाओ। इसके बारे में सबका अपना अपना पर्सनल गेस और ओपिनियन है। और जो मैंने दो बुक्स बताए, दैट इज पियर्सन एंड इनामदार, इसके अलावा भी तुम लोगों को कुछ बुक्स रेफर करनी होगी तो तुम कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये दोनों गोल्ड स्टैंडर्ड थी मेरे लिए। तुम लोग और भी बुक्स यूज कर सकते हो। जीपैट प्रिपरेशन हो गया, बुक्स हो गया। अब एक थोड़ी सी बात में ना, अब यहाँ पे सपोज तुमने जीपैट निकाल दिया और जीपैट में तुम्हारा रैंक सेटिस्फैक्टरी नहीं था, लेट्स से 500 रैंक आया या 700 रैंक आया, तो तुम लोगों को डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं, बिकॉज तुम एम थोड़ा और ऊपर रखो, नाइपर के लिए गोल करो। अब नाइपर के लिए फिर से तुमको कुछ प्रिपरेशन करने के लिए, एज सून एज योर जीपैट रिजल्ट इज आउट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाइपर। अब नाइपर का एग्जामिनेशन पैटर्न काफी अलग होता है। वहां पे जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होते हैं, एमबीए के इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं और जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस होते हैं। ये चीजें तुम काफी जगहों से देख सकते हो। अगेन आई वुड सजेस्ट, जो मैंने नाइपर के लिए स्ट्रेटेजी यूज की थी, अब नाइपर के लिए क्या था, मेरा मानना था कि जीपैट के टाइम पे मैंने जितनी भी स्टडी थी वो कंप्लीट कर ली है। नाइपर के लिए मैंने क्या किया, इनामदार पब्लिकेशन की अगर एक बुक है, आई गेस उसमें 2003 या 4 से जो भी नाइपर के क्वेश्चन पेपर थे वो सब क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलता है कि नाइपर का पैटर्न कैसे वर्क करता है। अब नाइपर का पैटर्न कैसे वर्क करता है वो डिफर करता रहता है हर साल, बट कुछ चीजें कंफर्म है। एफडीए अप्रूवल्स, उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं वो, या फिर जनरल नॉलेज के रिलेटेड चीजें 5-6 क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग रिलेटेड होते हैं, कुछ जनरल एप्टीट्यूड होती है और बाकी का फार्माकोलॉजी रिलेटेड होता है। तो या मैं इसके बारे में तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि तुम नाइपर में बहुत कवर कर सकते हो। मैंने ऐसे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका जीपैट रैंक 500-600 में था और उनका नाइपर रैंक टॉप 100 या 200-250 में था। सो इट डजेंट मैटर तुम्हारा जीपैट में स्कोर क्या आया था, डिसहार्टन मत हो, नाइपर के लिए एम करो। दैट डजेंट मीन जीपैट के लिए पढ़ना नहीं है। अगेन जीपैट के लिए तुमको 100% प्रिपेयर पहले से ही हो जाना है। या नाउ मैं फार्माकोलॉजी में हूँ तो मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि कि फार्माकोलॉजी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। फार्माकोलॉजी के लिए मेरा पहला फोकस रहता था, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पता करो वो चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, क्यों वो ड्रग वहां पे जाता है और वहां पे वैसे एक्शन दिखाता है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है और सिंपैथेटिक में क्या होता है। यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट है कि ये मैंने डिस्कवर किया था, मतलब मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि पैरासिम्पैथेटिक है तो उसमें वर्ड है प्यारा। प्यारा, तो हम जब प्यार में होते हैं तो वो स्टेट बहुत बहुत काम एंड सूदिंग होती है, राइट। ऐसे याद रखो कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो काम और सूदिंग होती है, उसके अपोजिट होगी सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब फ्लाइट फ्राइट के रिस्पॉन्स में, जब तुमको कोई एक्शन जरूरी होती है। अब ये तुम्हारे प्रोफेसर ने भी तुमको कंसेप्ट बताया होगा, बट फिर भी एक बार के लिए मैं तुमको आइडिया देता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक है तो उसमें कुछ बाकी फोकस नहीं होना चाहिए, तो वहां पे तुम्हारा लिम्स जो हाथ पैर दिमाग है वहां पे ज्यादा एनर्जी नहीं जाती है, बिकॉज तुमको कहीं भागना नहीं है किसी से। अब ये सब चीजें इवोल्यूशन से रिलेटेड है कि इवोल्यूशन में हम एनिमल्स थे, हमारा कोई पीछे से हमारे प्रे प्रेडेटर जो भी उसको पकड़ना होगा तो उस हिसाब से हम भागते थे, तो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती थी। अब कॉमन सेंस है ये, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुई है मतलब हमको भागना है। अब जब भागना है तो क्या मुझे डाइजेशन की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे एट द सेम टाइम मेरे यूरिनरी ब्लैडर की फंक्शनिंग करने की जरूरत है? नहीं। ये चीजें कंसेप्चुअली याद रखो। बट किसकी जरूरत है? मेरे लिम्स में ताकत चाहिए, ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये चीजें तुम कंसेप्चुअली देख सकते हो। तो इससे क्या होता है, अपने तुमको एप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन है, सपोज तुमको कुछ क्वेश्चन है कि सपोज एक बंदा था वो भाग रहा था और वो रुक गया, तो उसकी कौन सी सिस्टम
नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि अभी रुक गया है तो कौन सी सिस्टम एक्टिवेट होगी। सी वो रुक गया है तो जस्ट रुका है, अभी तक उस सिंपैथेटिक सिस्टम ही एक्टिवेट की जा रही है। सो ऐसे चीजें कब पता चलती है, जब कंसेप्ट को तुम क्लियर करोगे। अब पहली बात कंसेप्ट क्लियर किया। सेकंड थिंग है, तुम, मेरा मानना है, क्लासिफिकेशन को क्लियर करो। एक केडी त्रिपाठी की सिर्फ क्लासिफिकेशन बी की बुक आती है, कुछ लोग वो प्रेफर करते हैं पढ़ना, तो सिर्फ वो बुक में से तुम क्लासिफिकेशन पढ़ो। क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ो बोल रहे हो पता है? क्लासिफिकेशन कभी याद नहीं रहता है, कसम से मुझे आज भी आधे से ज्यादा क्लासिफिकेशन में भूल गया हूँ। दैट्स बिकॉज वो नाम होते हैं और वो डे टू डे यूज में नहीं होते हैं, तो वो भूल जाता है बंदा। तो तुम उसको जितनी प्रैक्टिस दोगे उतने वो नाम याद हो जाते हैं। सो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, सेकंड, क्लासिफिकेशंस पढ़ते जाओ, रैंडमली पढ़ते जाओ। तुम्हारे दीवार पे, घर पे जो रूम है वहां पे कहीं पे क्लासिफिकेशंस एक चैप्टर का लगा दिया, एंटी साइकोटिक्स है लगा दिया, खत्म। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग होती है इकोलॉजी में। अब इकोलॉजी पे जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, कंसेप्ट्स पे, या फिर क्लासिफिकेशन पे। सो इकोलॉजी को क्लियर करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। स्टिल बुक्स मैंने बोल दिए, रैंग एंड डेल से कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो, कुछ टॉपिक केडी त्रिपाठी से पढ़ सकते हो, और तुम इंटरनेट का यूज कर सकते हो, यूट्यूब का यूज कर सकते हो। ये लोग, काफी लोग भूल जाते हैं इन चीजों का भी यूज करना, तो वो चीजें तुम यूज करो। नाउ रही बात नाइपर की। सो ऑनेस्टली नाइपर का फार्माकोलॉजी का जो पेपर में जो आता है पॉइंट्स, कुछ अलग नहीं होता है। लिटरली जो जीपैट में था वही सेम चीज आती है। एक दो चीजें अलग होती है, एफडीए अप्रूवल्स ऑफ न्यू ड्रग्स, जैसे हमारे टाइम पे जो ह्यूमिरा करके एबवी का था, अडालीमुमैब, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, उसका मैकेनिज्म भी आगे शायद पूछ लिया था हमको। सो ये चीजें तुम देख सकते हो। आई गेस मैंने काफी वेगली, किसी ने तो पूछा है गर्ग एंड गुप्ता इज यूजफुल। सी एज आई हैव टोल्ड यू, जो बुक तुमको कंफर्टेबल लगे वो बुक तुम यूज करो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसेप्ट क्लियर रखो। और क्लासिफिकेशन केडी त्रिपाठी में से क्यों? बिकॉज केडी त्रिपाठी से क्वेश्चन पेपर निकलता है, ये याद रखना। केडी त्रिपाठी में से क्वेश्चंस निकलते हैं, दैट्स व्हाई केडी त्रिपाठी में से क्लासिफिकेशन करना है तुम लोगों को। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी बुक यूज करो, इट डजंट मैटर। तुम गुरमन गिलमन भी यूज कर सकते हो, तुम कोई भी बुक, तुम्हारे काटजंग भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम लिपिनकॉट भी यूज कर सकते हो, इट सोली डिपेंड्स ऑन यू। नाउ आई गेस आई डोंट नो वेदर मैंने जस्टिफाई किया है तुम लोगों का जो क्वेरीज होंगी, बट स्टिल मेरे हिसाब से यही मेरा स्कोप था आज के टॉक का। सो एनीवे, आई होप मैंने क्लियर कर दिए है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या ग्राउंड वर्क होगा वो। सो या, थैंक्स। और आई गेस पंकज वुड लाइक टू पंकज, Okay. Thank you, Samay, फिर कंटिन्यू करना अभी तो। for guiding our students. It will definitely help for our students. So, anyone have any questions? So, please ask in chat box. So if anyone has any question, please feel free to ask me some questions. I may not be able to take up every question, but still I would suggest if someone has any question, ask it. And as we are running out of time, I would suggest please ask, There right are now, only so we don't waste much of time. So I guess there are no questions further. I'll take it that way. Anyway, if you have any question, you can directly contact to Pankaj anytime, so that won't be an issue. There are confusion between various adverse drug reactions, so how to remember those adverse drug reaction? Yeah, okay. So there is a thing, adverse drug reactions या फिर side effects होते हैं कुछ drugs के। मैं तुम लोगों को बताऊंगा, that's very tedious job. अब तुम लोगों को है ना उसके एक्शन समझ के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल अगर तुमको पता है कि क्लोरामफेनिकल वर्क कैसे करता है, तो क्लोरामफेनिकॉल जो है वो फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ और चीजें होती है, सपोज अमाकेसिन वगैरह है, उनका साइड इफेक्ट उनकी वजह से टिनिटस होता है। दैट्स बिकॉज ये सब एंटीबैक्टीरियल है, और एंटीबैक्टीरियल्स कहाँ पे काम करते हैं? एंटीबैक्टीरियल्स काम करते हैं उनकी मैकेनिज्म एक्शन के हिसाब से, बट सेल के इनसाइड काम करते हैं और सेल्स को मारने का काम करते हैं, राइट? सो इनकी टॉक्सिसिटी होती है जहां पे रीजनरेशन हाई होता है, ओके, सेल रीजनरेशन, या फिर जहां पे जो सेल्स वीक होती है, वीक एज इन सॉफ्ट टिश्यूज बोलना चाहूंगा मैं रादर, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। इसलिए अमेकेसिन, क्लोरामफेनिकॉल, इनकी वजह से, या फिर तो इन कुछ चीजों की वजह से टिनिटस का साइड इफेक्ट होता है। तो कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बहुत
बहुत पर्टिकुलर नहीं होते हैं, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, तुम लोगों को वो याद रखना पड़ेगा। You got a very low rank in a GPAT, so at hard work. There is a question. Let me see it. Hard work, yeah, so studies required. You are per day time for a same. Please tell. Okay, so the thing is, if you get GPAT, low rank in GPAT, that doesn't matter. You're qualified for GPAT. That's one of the a good achievement for you. You can prepare for NIPER. So the thing is now, you're doing a hello, huh? Please read question loudly so Yeah. everyone can listen. Okay, fine. Yeah, I'll read that aloud. So there is a question that the person has got that has said, "Sir, I have very low rank in GP, so I am very upset. Can I get NIPER? If I do hard work, how much study is required year per day time for same? Please tell us." Yeah. So the thing is, as I have told you, when you scored less in GPAT, I guess now you have got that answer sheet कि तुम लोगों ने कहाँ कहाँ पे गलत आंसर्स लिखे थे. सो पहली बात तो तुम्हारे जो जेपैट का आंसर शीट्स आया है उस इम्पोर्टेंट तुम कौन से सब्जेक्ट्स में वीक थे वो देखो, सब्जेक्ट के ऊपर पहले फोकस करो. जो ये होता है क्या बोलते हैं नाइपर का पैटर्न समझ के लो. ये दो चीजें तुमने अच्छे से अगर कर ली तो उसके बाद में टाइम, अब मेरे टाइम पे मैं रिलाई करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि जीपैट के टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट पूरा प्रिपरेशन हो चुका था, ऐसा मैं बिलीव करता था. तो नाइपर के टाइम पे मैं हार्डली तुम लोगों को बोलता हूँ दोपहर को 12 बजे बैठता था तो शाम को 5 बजे तक, और उसके बाद में रात को 10 से रात को 2 या 3 4 फिर जब तक नींद नहीं आती तब तक. और नींद ना आने का ऐसा सीन है ना कि नींद मतलब तुमको पढ़ते पढ़ते सो जाना है, ये तुम्हारा नींद आने तक होता है. कि तुमको दूसरे दिन पता चले कि मैं कब सो गया ये तुमको पता भी ना हो, ये मैं सजेस्ट करूंगा. इतना तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सो मैंने बोला मैं दोपहर को 12 से 5 पढ़ता था, 12 बजे खाना खाने के बाद में 5 बजे तक पढ़ता था. उसके बाद में मैं घूमने निकल जाता था, घूमता था, बस मजे करता था. उसके बाद में फिर शाम को फिर से 10 बजे बैठो, फिर रात के 2 3 4 जो भी जितना भी होगा जिस हिसाब से मैं जब सो जाऊंगा तब सो जाता था. ये मेरा पर्सनल टाइमिंग था. तुम तुम्हारे हिसाब से देख सकते हो, कुछ लोग जल्दी उठ सकते हैं तो वो जल्दी उठ के उन हिसाब से शेड्यूल फॉलो कर सकते हो. तो या और कोई क्वेश्चन है? I think Yeah. don't have any question. So, All queries are gone. Hello, Samir. you guys have any query, please convey it to Pankaj and then he'll let you. Hello, Samir. Hello. Thank you for Yeah. and your guidance definitely help a lot to all students. Yes. I'm wishing you all the as well as GPAT preparation next year. Also, uh, also now during this COVID situation, I would say that please be safe and take care. कहीं पे घूमने मत जाना ज़्यादा और ख्याल रखना अपना. So yeah, thank you so much Pankaj for having me here. Welcome, Samir. For NIPER, now the thing is, I guess there are a lot of questions about Now the thing is, I guess there are a lot of questions about time management and notes, and making notes is important, or giving time for learning at this time for GPAT. I guess if you're preparing for GPAT, you have a lot of time for preparation of GPAT. You can again give it in January as well. So I would suggest making notes and giving time for learning. I personally feel you should give more time on learning, and learning as in clearing your concepts, because making notes is the second step. When you understand the concept, then you can make notes. If you waste your time right now in making notes and if you don't know the concept or you haven't learned anything, that's gonna be a problem. कैसा होता है तुम लोग पढ़ोगे तो अभी 10 चीजें पढ़ोगे तो 4 चीजें याद रहती है. लर्न करने में से जो तुम 4 चीजें याद करोगे, नॉट नेसेसरली 4 में से कुछ आएगा भी या नहीं भी आएगा. सो मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. You have someone has a question that he this fear that he doesn't remember things. Basically बात होती है तुम जब डरते हो कि तुमको कुछ याद नहीं रहता, that means you don't believe yourself.
ये बहुत लोगों के साथ होता है कि वो भूल जाते हैं चीजें। हम भूलते क्यों ये चीजें पता है? क्योंकि हमको वो समझी नहीं होती है। जो जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा उसको मैं ये पर्सनली पूछना चाहूंगा कि क्या उसको उसकी बेसिक कोई भी रूटीन की चीज वो भूल जाता है? नहीं भूलता है। दैट्स बिकॉज वो हैबिट है, वो प्रैक्टिस है। हमको अगर किसी से बात करने के लिए या फिर किसी को टेक्स्ट करने के लिए बोला गया तो वो हम भूलते नहीं, बिकॉज वो हमारी प्रायोरिटी होती है। सो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर कर लो। मोस्ट ऑफ द लोग फेल्योर से डरते हैं। फेल्योर से मत डरो, रादर तुम इससे डरो कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम खुद को मुंह क्या दिखाओगे। मैंने बहुत बार ये देखा है लोगों का कि ये चीज हो जाती है लोगों की केस में कि वो उनको ये लगता है कि मुझे नई एडमिशन मिला तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सी, ये डर किसको होता है? मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, जो पढ़ाई नहीं करता है। और ऑनेस्टली सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। और एक बात बोलता हूँ, अगर अब एक बात होती है, कुछ लोगों की ग्रास्पिंग कुछ फास्ट होती है, कुछ की कम होती है। कुछ लोगों को आधा घंटा लगता है, कुछ लोगों को 4 घंटा लगता है। अगर तुमको पता है तुमको 4 घंटा लगता है, तुम छोड़ दो। जहाँ पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो गाइस, देखो मैं अभी भी इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। छुट्टी है, मेरा थेसिस कंप्लीट हो गया है, मेरे को कुछ काम नहीं है, अभी घर पे वेल्ला बैठा रहता हूँ मैं। फिर भी आई डोंट यूज इंस्टाग्राम एंड द रीजन इज बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन दैट थिंग व्हिच हैज नो वैल्यू इन माय लाइफ। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप भी चीजों की वैल्यू नहीं है फेसबुक की। मैं फेसबुक पे एक्टिव ही नहीं होता हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट है जो 2 साल से तो सिर्फ पड़ा हुआ है। सो डजंट मैटर, तुम लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों पे टाइम वेस्ट करते रहते हो। और मैं बोलता हूँ 24 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। सो तुम लोगों को 4 घंटे लगते हैं पढ़ने के लिए, तो दिन के 12 घंटे तुम वहां पे डालो। और इतनी मेहनत करने की तुमको तैयारी रखनी ही पड़ेगी अभी इस लेवल पे। बिकॉज एक बात मैं लास्ट इसको कंक्लूड करूंगा, हम छोटे नहीं रहे अब। एक टाइम हुआ करता था जब टाइम पास किया, मजे किए तो चल जाता था। तुम लोगों को अगले 2 या 4 साल में आने के बाद में फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली को हैंडल करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि तुम्हारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरना नहीं होता, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तुम भाग गए। ऐसी कैसा होता है पता है? कोई चीज ना करने से अच्छा एटलीस्ट तुमने वो ट्राई की। तो कुछ लोगों को ऐसा डर लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं हुई मेरी तो मेरा जीपैट का अच्छा रैंक नहीं आएगा। तुमने जीपैट के लिए पढ़ाई नहीं की ना, तो तुम जीपैट भी क्लियर नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट तुमने थोड़ी बहुत तैयारी की तो तुम जीपैट तो क्लियर कर पाओगे। एटलीस्ट तुम्हारे एम फार्म के लिए तो चांसेस बन जाएंगे। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू डोंट ट्राई एनीथिंग, यू मेक श्योर कि तुम अनसक्सेसफुल होने वाले हो। और अभी एक लास्ट चीज देखते, शायद टाइम भी खत्म होने वाला है। गर्ग एंड गुप्ता पूरा रीड किया विदाउट एमसीक्यू, तो केडी रीड करना जरूरी है क्या? सी, मैं मेरा सजेशन दूंगा। कैसा होता है पता है? जब तुम कोई एमसीक्यूज का बुक या फिर कोई अलग बुक यूज करते हो ना स्टडी का, जैसे इनामदार या फिर वो बहुत कट कट करके छोटी छोटी चीजों में दिया होता है। जब तुम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हो, उसमें हर चीज तुम एक एक सीक्वेंस के साथ याद रखते हो। तो तुम्हारे ब्रेन में ना कैसा होता है पता है? ब्रेन एक ऐसी स्पेशल अरेंजमेंट है जहाँ पे एक बॉक्स की तरह इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको याद आता है कि पेज में यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ था, तो समझ नहीं आया कि क्या लिखा था। दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि रेफरेंस बुक से तुम अगर जब पढ़ते हो, जैसे केडी त्रिपाठी या कुछ भी, उससे क्या होता है ना, तुम्हारे दिमाग में वो पूरा चैप्टर या फिर वो पूरे कंसेप्ट है ना, एक ही जगह पे स्टोर रहते हैं। तो तुमको एक चीज याद आ गई ना, उससे तुम दूसरी या तीसरी चीज याद कर सकते हो। जब एमसीक्यूज की बुक्स पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है, उनको कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। अगेन सबकी अपनी अपनी, हर एक की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो तुम तुम्हारी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मैंने बोला है मैं गाइड कर सकता हूँ। जैसे होता है ना कि किसी को ड्राइव करना है तो उसको सिर्फ सिखाया जा सकता है, ड्राइव से करना है अल्टीमेटली उसको ही सीखना पड़ता है। तो हर कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर सकता है, बात कर सकता है, देख सकता है उस हिसाब से। I guess, yeah, Pankaj, that's it. So we will stop your session. Thank you so much for our students for joining us, and we will meet in the next session soon. Keep in touch. Thank you, Samyak. Chalo, bye bye. Thank you, Pankaj. Yeah, and all the best to everyone. Yeah.